Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. आज की ये क्लास नर्सिंग जॉब्स एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए है। इस क्लास में लिए गए सभी नर्सिंग एमसीक्यूज एम्स नॉरसेट, राजस्थान सीएचओ, आरएमएल, पीजीआई, ईएसआईसी, DSSB जैसे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए तैयार की है। होपफुली ये क्लास आपको इन सभी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में हेल्प करेगी। फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर मंडे टू सैटरडे रात 8 बजे इसी तरह की क्लासेस रेगुलरली अपलोड की जाती हैं। नर्सिंग रिक्रूटमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और इसी तरह की एमसीक्यू क्लासेस को रेगुलरली पाने के लिए आप फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लास को पूरा देखने के बाद यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी नर्सिंग ऑफिसर बनने में हेल्प जरूर करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू क्लास। क्वेश्चन इज pulse pressure of BP 140/90 mm of Hg is। अगर किसी क्लाइंट का ब्लड प्रेशर 140/90 हो तो उसमें पल्स प्रेशर कितना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको किसी भी क्लाइंट के अंदर पल्स प्रेशर पता करना हो तो हमेशा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को घटा दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। यहाँ पर क्लाइंट का जो ब्लड प्रेशर दिया हुआ है 140/90 mm ऑफ Hg है, तो अपर बीपी यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यहाँ 140 हो गया और लोअर बीपी यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो गया 90 mm ऑफ Hg। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 50 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को तो आप 5 स्टार लगाइए। इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बोर्न इन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इनमें से किस देश में हुआ था। फ्रांस, इंडिया, इंग्लैंड, इटली। The right answer is option D, इटली। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म फ्लोरेंस शहर इटली में हुआ था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्सिंग फील्ड में काम करने वाले हर पर्सोनल के लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए यहाँ से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं इनकी बात कर लें। हेडिंग लिख लीजिएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। सबसे पहली बात, इनका जन्म कहाँ हुआ था। बर्थ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12
मई 1820 को हुआ था और कहाँ पर हुआ था? फ्लोरेंस सिटी, इटली में। इटली देश के फ्लोरेंस शहर के अंदर 12 मई 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था और इनके बर्थडे को हम हर साल इंटरनेशनल नर्सेस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। बर्थ डे celebrated as इंटरनेशनल नर्सेस डे। हर साल 12 मई के दिन को, जो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन है, उसे इंटरनेशनल नर्सेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इनके बारे में नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हम फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग के नाम से भी जानते हैं। फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। इन्हें आप मदर या फादर ऑफ नर्सिंग भी कह सकते हैं। इसके अलावा इन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट, लेडी विद द लैम्प। अब इन्हें लेडी विद द लैम्प क्यों कहा जाता है, इसके बारे में सुनिएगा। 1853 1853 से लेकर 1856 के बीच में क्रीमियन वॉर चली थी। क्रीमियन का युद्ध हुआ था और इस दौरान फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने वहां जाकर घायलों और बीमार लोगों को, बीमार सैनिकों को, घायल सैनिकों को प्रॉपर केयर दी थी और उनके इस सेवा भाव को देखते हुए उन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाने लगा। घायलों को रात के समय चेक करने के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल अपने साथ एक लैंप रखती थी। वो घायल सैनिकों को पूरी केयर देती थी। उनके फैमिली मेंबर्स को खुद लेटर तक लिखा करती थी। उनके इस सेवा भाव और अपीयरेंस को देखते हुए उन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद यहाँ से एक चीज और जो इम्पोर्टेंटली आपसे पूछी जा सकती है कि इनकी डेथ कब हुई थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की डेथ कब हुई थी, तो आप बताएंगे 13 अगस्त 1910 को। 13 अगस्त 1910 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की डेथ हुई थी और इनकी डेथ हुई थी पार्कलैंड, इंग्लैंड के अंदर। पार्कलैंड ये लंदन शहर के अंदर है और इंग्लैंड कंट्री के अंदर है। यानी कि उनका जन्म तो फ्लोरेंस सिटी इटली में हुआ और उनकी मृत्यु जो है वो लंदन में हुई, इंग्लैंड देश के अंदर हुई थी। तो ये पॉइंट्स आपको हमेशा यहाँ से याद रखने हैं। किसी भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाएंगे तो आपको ये चीजें पूछी जा सकती हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जन्म 12 मई 1820, फ्लोरेंस सिटी इटली में। इनका जन्मदिन हर साल इंटरनेशनल डे के रूप में मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग के नाम से, फादर या मदर ऑफ नर्सिंग के नाम से, लेडी विद द लैम्प के नाम से। और लेडी विद द लैम्प के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि 1853 से 1856 में क्रीमियन वॉर के दौरान घायल सैनिकों का इलाज करने के लिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन दिखाया, मानवीयता दिखाई, तो इस वजह से उन्हें लेडी विद द लैम्प कहा जाने लगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की डेथ हुई थी 13 अगस्त 1910 को। 13 अगस्त 1910 को कहाँ पर हुई थी? पार्कलैंड, लंदन, इंग्लैंड के अंदर।
Next question. What is the absolute contraindication of pertussis vaccine? pertussis वैक्सीन किस कंडीशन के होने पर नहीं लगाया जा सकता? डायरिया, फीवर, माल न्यूट्रिशन, कन्वर्जेंस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कन्वर्जेंस। पर्टुसिस वैक्सीन 4 कंडीशंस में आप नहीं लगा सकते। अगर किसी क्लाइंट को इस वैक्सीन से एलर्जी है यानी हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है तो, अगर व्यक्ति शॉक में है, कोलैप्स स्टेज में है तो, अगर व्यक्ति को लगातार फीवर रह रहा है और फीवर का जो टेम्परेचर है वो 40.5 डिग्री से ज़्यादा है तो आप इसमें नहीं दे सकते। और फाइनल कन्वर्जेंस यदि आ रहे हैं, दौरे उसे पड़ रहे हैं तो आप इस वैक्सीन को नहीं लगा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस क्लास में भी हमने इसे डिस्कस किया था। बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन कितने दिनों के अंदर हो जाना चाहिए? 1 महीने में, 1 साल में, 45 दिनों में, 21 दिनों में। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 21 डेज में। बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट जो था 1969 के अंदर आया था और रीसेंट चेंज के बाद अब ये चीज फिक्स की गई है कि जन्म हो या मृत्यु हो, दोनों का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन 21 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, immediate disinfection of all contaminated articles during the course of disease is called। एक व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है और इस व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल किए गए सभी आर्टिकल्स जैसे कि बिस्तर हो गया, बर्तन हो गए या कोई भी सब्सटेंस हो गया जो कि इसकी केयर के दौरान इस्तेमाल किया गया है, उस आर्टिकल को साफ करना, डिसइंफेक्ट करना व्यक्ति के बीमारी के दौरान ही क्या कहलाता है? टर्मिनल डिसइंफेक्शन, स्टरलाइजेशन, कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन, ऑटोक्लेविंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन। यहाँ पर दो वर्ड्स दिए गए हैं, पहला है टर्मिनल डिसइंफेक्शन और दूसरा है कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन। दोनों में क्या फर्क है, इस चीज पर बात करते हैं। मान लीजिए एक कोई पेशेंट हॉस्पिटल में अभी एडमिट है, प्रेजेंट है और इसके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे बिस्तर हो गया यानी बेड लिनन्स हो गया, यूटेंसिल्स हो गए या और भी जो आर्टिकल्स इसके आसपास रखे गए हैं, इसके द्वारा टच किए जा रहे हैं या इसकी केयर में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इस पेशेंट के हॉस्पिटल में प्रेजेंस के दौरान, इसके डिजीज कंडीशन के दौरान ही यदि उसे डिसइंफेक्ट किया जाता है तो ये कंडीशन कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन कहलाती है। वहीं अगर मान लीजिए ये पेशेंट था, या तो इसकी डेथ हो जाए या फिर इसे हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी जाए, डिस्चार्ज कर दिया जाए और उसके बाद इसके द्वारा इस्तेमाल किए गए बिस्तर, बर्तन या कोई भी आर्टिकल को डिसइंफेक्ट यदि किया जाता है तो उसे हम टर्मिनल डिसइंफेक्शन के नाम से जानते हैं। टर्मिनल का मतलब होता है आखिरी में, अंतिम में। इसे आप हिंदी में लिख सकते हैं अंतिम यानी लास्ट, यानी कि पेशेंट की या तो डेथ हो जाए या फिर वो डिस्चार्ज हो जाए तो उसके बाद जो साफ सफाई आप करेंगे वो टर्मिनल डिसइंफेक्शन है। और क्लाइंट के हॉस्पिटल में रहने के दौरान ही यदि उसके आर्टिकल साफ किए जाते हैं तो वो कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन कहलाता है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट रिसीविंग एज antihypertensive medicine
complaints of postural hypotension. This is an example of किसी पेशेंट को आप ब्लड प्रेशर कम करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन दे रहे हैं और इस मेडिसिन को लेने के बाद पेशेंट में पोस्चुरल हाइपोटेंशन कंडीशन डेवलप हो जाती है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? क्या ये एक साइड इफेक्ट है, टॉक्सिक इफेक्ट है, एलर्जिक इफेक्ट है या फिर इडियोसिंक्रेटिक इफेक्ट है? जब किसी क्लाइंट को आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे तो उसका ब्लड प्रेशर कम होगा, डिक्रीज होगा। अब इस मेडिसिन को लेने के बाद मान लीजिए पेशेंट बिस्तर पर लेटा हुआ है, अचानक से ये उठकर खड़ा होता है, तो इसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो ये कंडीशन पोस्चुरल हाइपोटेंशन के नाम से जानी जाती है। पोस्चुरल शब्द का मतलब हो गया पोजीशन को चेंज करते समय और हाइपोटेंशन का मतलब हो जाता है ब्लड प्रेशर का कम होना। यानी कि अगर व्यक्ति अपनी पोजीशन को चेंज करता है और उस दौरान बीपी कम हो जाए तो ये कंडीशन पोस्चुरल हाइपोटेंशन कहलाती है। और जब आप बीपी मेडिसिन ले रहे होते हैं तो ये इफेक्ट आना संभव है, इसके बारे में हमें पता रहता है, तो ये कंडीशन साइड इफेक्ट के रूप में देखी जाती है। जब आप बीपी की दवा दे रहे हैं पेशेंट को तो उसका ब्लड प्रेशर कम होगा और हमें पता है कि ये ब्लड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है जिसकी वजह से उसे पोस्चुरल हाइपोटेंशन हो सकता है, तो हम इसे साइड इफेक्ट के रूप में मानेंगे। जब किसी मेडिसिन को देने के बाद उसके कारण क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये हमें पहले से अनुमान हो, तो इन चीज़ों को हम साइड इफ़ेक्ट कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड साइड इफ़ेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर। हमारे शरीर में कुल कितनी क्रेनियल नर्व्स होती हैं, कपालीय तंत्रिकाएं होती हैं, ये आपको बताना है। 33 pairs, 7 pairs, 12 pairs, 31 pairs. The right answer is option C, 12 pairs. हमारी बॉडी में टोटल 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स होती हैं। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्पाइनल नर्व्स की संख्या कुल कितनी होती है तो आप बताएंगे 31 पेयर्स। कुल 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व्स होती हैं और 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स होती हैं। अगर आप CHO लेवल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनाटॉमी पोर्शन से क्रेनियल नर्व के नाम, टाइप और लोकेशन आदि आपसे पूछे जा सकते हैं, फंक्शन आदि आपसे पूछे जा सकते हैं। आइए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं पूरी 12 क्रेनियल नर्व्स के नाम, टाइप और फंक्शन के बारे में। सबसे पहला है ऑल्फैक्टरी नर्व। फर्स्ट क्रेनियल नर्व है, ये सेंसरी टाइप की नर्व है और ये स्मेल का फंक्शन परफॉर्म करती है। सेकंड क्रेनियल नर्व है ऑप्टिक नर्व, ये भी सेंसरी टाइप की नर्व है और ये विजन वाले फंक्शन को परफॉर्म करती है। सेंसरी नर्व्स का मतलब होता है ऐसी नर्व जो सेंसेशन को लेकर ब्रेन तक आती हैं और मोटार नर्व का मतलब होता है ब्रेन द्वारा इन सेंसेशन को एनालाइज करके जो एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है उस मैसेज को ब्रेन से लेकर वापस सेंसरी पार्ट तक लेकर जाना। सेंसरी इम्पल्सेस को ब्रेन तक लाती हैं, मोटार इम्पल्स या मैसेज को बॉडी पार्ट तक लेकर जाती है। इस तरह से आप याद रखेंगे। थर्ड जो नर्व है वो है ओक्यूलोमोटार, ये एक मोटार नर्व है और आई मूवमेंट से संबंधित फंक्शन ये परफॉर्म करवाती है। फोर्थ क्रेनियल नर्व है ट्रॉक्लियर, ये भी एक मोटार नर्व का टाइप है और ये आई मूवमेंट से रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करती है। फिर हम बात करते हैं फिफ्थ क्रेनियल नर्व की जो है ट्राइजेमिनल, ये मिक्स्ड टाइप की नर्व है
और इसके द्वारा फेशियल एक्सप्रेशन या फेशियल सेंसेशन आदि फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट जो सिक्स्थ नर्व है वो है एब्ड्यूसेंस नर्व। इट इज अ मोटार टाइप नर्व एंड रिलेटेड विद द आई मूवमेंट। सेवेंथ है फेशियल नर्व। ये मिक्स टाइप की नर्व है, ये फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। फिर हम बात करते हैं एट्थ क्रेनियल नर्व की, जिसे आप वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व के नाम से जानते हैं। इसमें वेस्टिब्यूल और कॉक्लियर टाइप की नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। ये ऑडिटरी और बॉडी बैलेंसिंग जैसे फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। ये सेंसरी टाइप की नर्व हैं। हियरिंग और बैलेंस इनका इम्पोर्टेंट फीचर रहता है। फिर हम बात करते हैं नाइन्थ नंबर, यहाँ पर टाइपिंग एरर है। इट इज अ नाइन्थ नंबर नर्व ग्लोसोफेरेंजियल। ये मिक्स टाइप की नर्व होती है और ओरल सिक्रीशन और टेस्ट से संबंधित फंक्शन परफॉर्म करती है। फाइनली हमारे शरीर की सबसे लंबी नर्व, जिसे वेगस नर्व के नाम से जानते हैं, ये मिक्स्ड टाइप की नर्व है और वेगस फंक्शंस ये परफॉर्म करती है। इस नर्व के स्टिमुलेशन होने पर हमारे शरीर में हार्ट रेट का कम होना देखने को मिलता है। फिर 11वें नंबर पर आती है एक्सेसरी नर्व। ये मोटार नर्व है और ये शोल्डर एलिवेशन और हेड टर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। आप अपने कंधों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, आप अपनी गर्दन को इधर उधर घुमा सकते हैं। तो इन मूवमेंट्स के दौरान जो नर्व काम में आती है वो होती है एक्सेसरी, और ये मोटार नर्व का एग्जाम्पल है। फाइनली आखिरी नर्व आती है हाइपोग्लोसल। ये भी एक मोटार नर्व का एग्जाम्पल है और ये टंग की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। एक बार फिर से 12 के 12 नामों को रिवाइज कर लेते हैं, मगअप कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कई बार ये सिंपल सी चीज आपको एक नंबर दिला जाती है और एक नंबर आपको सिलेक्शन के पास और एक नंबर ही आपको सिलेक्शन से दूर करवा सकता है। फर्स्ट है ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, एक्सेसरी, हाइपोग्लॉसल। Next question. 20 years old preemie gravida patient admitted with severe pregnancy induced hypertension is given intravenous magnesium sulfate. The nurse should obtain which one of the following information? क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक 20 साल की प्रीमी ग्रेविडा है, यानी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट वुमेन है, जिसे सीवियर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन डिजीज है, यानी प्रेगनेंसी के दौरान उसमें हाई बीपी रहने लगा है और इस चीज के ट्रीटमेंट के लिए हम उसे MgSO4 नामक ड्रग दे रहे हैं। इस मेडिसिन को देने के बाद इन चारों ऑप्शंस में से किस इंफॉर्मेशन का असेसमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है, ये आपको बताना है। होपफुली क्वेश्चन आप समझ गए हैं। PIH का पेशेंट है, MgSO4 दे रहे हैं, क्या सावधानी या क्या इंफॉर्मेशन का असेसमेंट यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है यूरिनरी आउटपुट एवरी 8 आवरली। हम इस क्लाइंट के अंदर हर 8 घंटे में एक बार यूरिन आउटपुट चेक करेंगे। ऑप्शन बी कहता है डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस एवरी 4 आवरली। DTR रिफ्लेक्स हर 4 घंटे में एक बार चेक किया जाएगा। रेस्पिरेटरी रेट का असेसमेंट किया जाएगा। ब्लड प्रेशर हर 6 घंटे में एक बार चेक किया जाएगा। The right answer is option C, respiratory rate assessment. देखिएगा, जब भी किसी पेशेंट को आप मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे होते हैं, MgSO4 दे रहे होते हैं, तो ये मेडिसिन क्लाइंट के रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस कर सकती है और इसके कारण क्लाइंट में रेस्पिरेशन कम हो सकता है।
तो नोट कर लीजिएगा, रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस, सो चेक रेस्पिरेशन। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो इस मेडिसिन के इफेक्ट के कारण क्लाइंट की सांसें रुक जाएंगी, क्योंकि इसका रेस्पिरेटरी सेंटर काम करना स्लो हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, बंद कर देगा। तो हमें लगातार क्लाइंट के अंदर रेस्पिरेशन रेट को काउंट करते रहना चाहिए। इसके अलावा जब भी क्लाइंट को MgSO4 मेडिसिन दी जा रही होती है तो इसमें टॉक्सिसिटी होने का खतरा रहता है, और MgSO4 ड्रग की टॉक्सिसिटी होने पर एंटीडोट के रूप में आप कैल्शियम ग्लूकोनेट मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम ग्लूकोनेट कैल्शियम ग्लूकोनेट मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, और ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। MgSO4 जो ड्रग है मेडिसिन, ये ड्रग ऑफ चॉइस है किसके अंदर? एक्लेम्पसिया कंडीशन के अंदर। एक्लेम्पसिया क्या होता है? अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन में प्रोटीन्यूरिया हो, यानी यूरिन के अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो, हाई ब्लड प्रेशर हो और बॉडी में एडिमा हो, ये 3 कंडीशन हैं, तो ये कंडीशन प्री एक्लेम्पसिया कहलाती है। और इस एक्लेम्पसिया प्री एक्लेम्पसिया कंडीशन को यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिले तो ये एक्लेम्पसिया कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगी, और एक्लेम्पसिया कंडीशन के अंदर कन्वर्जेंस या कोमा स्टेट भी देखने को मिल सकती है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जो कंडीशन है, मोस्टली 20 वीक्स की प्रेगनेंसी के बाद देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। लेबर या डिलीवरी की सेकेंड स्टेज में बच्चे की डिलीवरी होती है, एक्सपल्शन ऑफ फीटस होता है। एक्सपल्शन ऑफ फीटस के दौरान कौन कौन से स्टेप्स देखने को मिलते हैं और ये किस सीक्वेंस में होते हैं, किस क्रम में होते हैं, ये आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए कहता है डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग, एक्सटेंशन। ऑप्शन बी कहता है डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटेंशन, क्राउनिंग। ऑप्शन सी कहता है डिसेंट, फ्लेक्शन, क्राउनिंग, एक्सटेंशन, इंटरनल रोटेशन। ऑप्शन डी कहता है डिसेंट, इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन। The right answer is option A, descent, flexion, internal rotation, crowning, extension। इस पॉइंट को, इस सीक्वेंस को थोड़ा समझते हैं, अपकमिंग एग्जाम्स के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट भी है ये। जब भी हम बात करेंगे डिलीवरी इवेंट्स की तो सबसे पहले होता है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब होता है बच्चा हल्का सा नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, डिसेंट डाउन होता है और एक जगह पर आकर स्टेब्लिश हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एंगेजमेंट। एंगेजमेंट के बाद में लेबर के पूरे प्रोसेस के दौरान डिसेंट देखने को मिलता है, डिसेंट डाउन देखने को मिलता है, यानी बच्चा धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता है ड्यू टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, या यूं कहें कि नीचे की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट होता रहता है।
इस प्रोसेस को हम डिसेंट के नाम से जानते हैं। फिर हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की, जो है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का सिंपली मतलब आप हमेशा याद रखिएगा, एफ से फ्लेक्शन, एफ से फोल्ड होना। अब बच्चा यूट्रस से बाहर आते समय वेजाइनल ओपनिंग से बाहर आने के लिए कुछ ऐसी पोजीशंस बनाता है जिससे उसकी पूरी बॉडी, हेड, शोल्डर, ट्रंक, फुट इजीली डेवलप हो जाए। तो सबसे पहले जब बच्चा नीचे की तरफ शिफ्ट होकर अटक जाता है, रुक जाता है, तो वो अपने सर को नीचे की तरफ झुकाता है, यानी फ्लेक्शन करता है, गर्दन को नीचे फोल्ड कर लेता है। ये मूवमेंट कहलाती है फ्लेक्शन। जैसे ही बच्चे ने अपनी गर्दन को मोड़ा, फ्लेक्स किया, अब इसके अंदर इंटरनल रोटेशन देखने को मिलता है, यानी बच्चे की जो बॉडी है, बच्चे का जो हेड पार्ट है, वो हल्का सा घूम जाता है। इंटरनल रोटेशन इसके अंदर देखने को मिलता है। अब इंटरनल रोटेशन जैसे ही होगा, धीरे धीरे बच्चे का हेड बाहर की तरफ निकल जाएगा और बाहर से देखने पर सर का जो ये ऊपर वाला हिस्सा है वो हमें दिखने लगेगा। इसे हम क्राउनिंग ऑफ हेड के नाम से जानते हैं। बच्चे की डिलीवरी से पहले बच्चे के हेड का बाहर से दिखाई देना क्राउनिंग के नाम से जाना जाता है, और प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा भी गया है कि क्राउनिंग लेबर की किस स्टेज में देखी जाती है। तो ये सेकंड स्टेज में ही देखा जाता है जब बच्चा डिलीवर हो रहा होता है। अब जैसे ही बच्चे का हेड डिलीवर हो जाएगा, ये वेजाइनल कैनाल से बाहर आने के बाद एक्सटेंशन मूवमेंट शो करेगा, यानी गर्दन को वापस नॉर्मल पोजीशन में ले आएगा, सीधी कर लेगा। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल। फिर इसके बाद बच्चा यहाँ पर इस पोजीशन के अंदर कुछ देर तक रिलैक्स होता है। इसे हम रेस्टिट्यूशन की फेज के नाम से जानते हैं। और रेस्टिट्यूशन की फेज के बाद में बच्चे के अंदर एक्सटर्नल रोटेशन देखने को मिलता है, एक्सटर्नल रोटेशन देखने को मिलता है। और फाइनली बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, एक्सपल्शन ऑफ फीटस। इस तरह से ये सभी स्टेप्स आपको देखने को मिलते हैं पूरे लेबर प्रोसेस के दौरान, एक्सपल्शन ऑफ बेबी के दौरान। एंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग, एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन, इंटरनल रोटेशन, एक्सपल्शन। टोटल 9 स्टेजेस के अंदर ये चीज पूरी कंप्लीट होती है, बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a negative symptom of schizophrenia? schizophrenia कंडीशन में पाया जाने वाला नेगेटिव सिम्टम कौन सा है? एनहेडोनिया, डेल्यूशन, हेल्यूसिनेशन, क्लैग एसोसिएशन। The right answer is option A, एनहेडोनिया। एनहेडोनिया का मतलब होता है डिजीज होने से पहले व्यक्ति को जिन एक्टिविटीज के कारण एंजॉयमेंट फील होता था, डिजीज होने के बाद उन एक्टिविटीज को करने पर भी उसे एंजॉयमेंट का फील ना होना एनहेडोनिया कहलाता है। और ये कंडीशन सिजोफ्रेनिया में नेगेटिव सिम्टम के रूप में देखने को मिलती है, जबकि डेल्यूशन, हेल्यूसिनेशन, क्लैग एसोसिएशन ये सभी सिजोफ्रेनिया कंडीशन में पॉजिटिव सिम्टम के रूप में देखे जाते हैं। सिजोफ्रेनिया कंडीशन होने पर जो सिम्टम्स या जो फाइंडिंग्स पेशेंट में दिखाई देती हैं, मौजूद होती हैं, वो सभी पॉजिटिव सिम्टम्स हैं, और जो चीजें नहीं होती, हट चुकी हैं, वो सभी नेगेटिव सिम्टम्स कहलाएंगी। सो एवरीवन, ये थी हमारी आज की नर्सिंग एमसीक्यू क्लास। होपफुली ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और
फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फॉर नर्सेस प्रिपरेशन फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव है और रेगुलरली आपकी प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यूज और वैकेंसी के इंफॉर्मेशन शेयर करता है। इन सभी सोशल मीडियाज पर फॉर नर्सेस प्रिपरेशन को फॉलो करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए सभी लिंक्स पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।